हेलो हेलो। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में सबसे पहले मैं इस प्राचीन संस्थान कुटीर पीजी कॉलेज चक्के के आदरणीय संस्थापक, जिनके बारे में कोई भी विशेषण शायद छोटा पड़ जाए, मैं उनको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अपनी बात प्रारंभ करने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी होंगे आज बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आज ये संस्था जिस तरह से फल फूल रही है, और ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं आज पहली बार इस संस्था में यहाँ तक प्रवेश किया। ये मेरी कल्पना से ही परे है। मेरे दिमाग में ही नहीं था कि इतना सुंदर कैंपस, इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतना बढ़िया पूरा का पूरा अरेंजमेंट मुझे देखने को मिलेगा। मैं बहुत देर तक हतप्रभ था, सच पूछे। मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, और मैं जितनी भी तारीफ करूं, और चूंकि मैं व्यवस्था से बहुत करीब से जुड़ा हूं, इसलिए मैं खुल करके ये बात स्वीकार कर सकता हूं कि इसका 100% श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस महाविद्यालय के प्रबंधक जी को जाता है, क्योंकि ये तभी संभव है जब हमारा प्रबंधक इस तरह से जागरूक भी हो, सचेत भी हो और संस्था के लिए ईमानदारी से समर्पित हो। मैं अपने विषय पर जरूर आऊँगा। 1 मिनट मैं आपको डिविएट भी करूँगा अपने विषय से, ये बताने के लिए कि नए का मूल्यांकन संस्थाओं से कराने की अनिवार्यता को लेकर के बहुत दिनों से सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। और 2014 में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी पूरे प्रदेश भर के महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधकों को बुलाया था। राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में कार्यक्रम था, और टीडी कॉलेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। और अब मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों को निरीह प्राध्यापक ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ, आप भी सर भी रहे, त्रिपाठी जी भी थे। और वहाँ इतना बड़े बड़े एक तरह से आपको उद्देश्य बताए गए, आपको प्रेरित किया गया कि आप नए कराएं। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी मीटिंग आप बुला करके अध्यापकों को क्यों बता रहे हैं। अध्यापक जाकर किसको बताएगा कि ये काम आपको करना है, और कौन सुनने वाला है कैंपस में। और सर वही हुआ कि 14 के बाद आज भी इसी बात पर केवल मीटिंग चल रही है कि सब लोग नए कराएं। और मैं कहता हूँ ये उद्देश्य कभी नहीं पूरा होगा उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे चलता रहा। ये बात मेरी आपको बुरी लग सकती है, क्षमा कीजिएगा। अगर सही में इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मीटिंग अध्यापकों की नहीं, प्रबंधकों की कराएंगे। उनको यह बात विश्वास दिलाइए कि इसमें आपका फायदा है, संस्था का फायदा है, इसमें आपका विकास है। तब हमको लगता है कि जाकर के यह नए का मूल्यांकन संभव हो। खैर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मेरे विषय से हट करके था, लेकिन मेरे मन की पीड़ा थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर करी। आज की इस कार्यशाला में हर वक्ता के लिए विषय स्पष्ट रूप से निर्धारित है। वैसे भी जब आप वर्कशॉप की बात करते हैं तो वह भाषण का विषय होता भी नहीं है। वर्कशॉप की सामान्य सी थियरी है कि सब लोग मिल करके किसी मुद्दे पर काम करें और एक निष्कर्ष निकले, उस पर बाद में उसका पालन करें। तो ये भाषण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेमिनार नहीं है। जहाँ तक मुझे जो विषय आवंटित है वो IQAC की भूमिका और कार्यविधि करके प्राप्त है।
जानबूझ करके मैं ज़्यादातर स्थितियों में अपना पूरा भाषण लिख डालता हूँ, अक्षर सा लिख डालता हूँ और जाके वही पढ़ देता हूँ जानबूझ करके। वो इसलिए कि गलती से कोई बिंदु छूटने न पाए और हम विषय से डिविएट न हो, उसके लिए उससे बेहतर कोई तरीका। और ख़ास करके इधर बीच में जब इधर कोरोना ने परेशान किया तो वेबिनार हो गया था, और वेबिनार में था कि 15 मिनट में आपको बोलना है, नहीं तो डेटा ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम बचाना था, डेटा बचाना था, आपकी क्वालिटी न ख़राब होने पाए, कंटेंट कोई न छूटने पाए, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका था कि आप इसको लिख डालिए और लिख करके वही 15 मिनट में पढ़ दीजिए, बात ख़त्म हो जाए। तो जानबूझ करके मैंने आज के भाषण को भी बाकायदा लिख डाला है, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, आप घबराइए मत। विषय हमको ये दिया गया कि क्या IQAC की भूमिका है और उसकी कार्यविधि क्या है, खास करके नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में। मैंने अपने हिसाब से आपके टॉपिक का संशोधन किया और उससे मैंने यह नाम दिया कि नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग, ये दोनों पूरक संकल्पनाएं हैं, इनको अब आप अलग नहीं कर सकते। कैसे पूरक हैं ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। और उसमें मुझे संयोग से जो टॉपिक दिया गया वह तो बहुत ही अच्छा है, और सच पूछिए तो उसी एक ऐसे विषय की भूमिका है इस पूरे कार्यक्रम में जिस पे सबसे अधिक फोकस होना चाहिए, वो IQAC, उसकी कार्यविधि या उसकी भूमिका या उसकी समस्याएं। नई शिक्षा नीति 2020 पर अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बोलने की ज़रूरत है। यहाँ इस कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर D.D. दुबे सर हैं। इस महाविद्यालय की नैक टीम की पीयर टीम के सदस्य, ये अपने आप में ही सौभाग्य की बात है मुझे लगता है। इसके लिए जितनी प्रशंसा इस महाविद्यालय की जाए उतना कम है। हम लोगों ने नैक कराया, उसके बाद हमको पता ही नहीं है कि वो 5 लोग जो थे उनसे कभी कोई संपर्क हुआ 8 सालों में। तो इसके लिए निश्चित रूप से इस महाविद्यालय प्रबंधन को, प्राचार्य जी को जितनी बधाई दीजिए उतना कम है कि आप अभी तक अपनी टीम से जुड़े हैं और सर को यहाँ सामने बैठाए हुए हैं। आपको, हमको, सबको कुछ न कुछ आपसे सीखने को मिलता रहेगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इस कार्यक्रम में आप सर हैं, प्रबंधक जी हैं, प्राचार्य जी हैं, सबका मैं अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। कल से आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को सुन रखा है नई शिक्षा नीति पर, नैक पर, IQAC पर, कि उसके बाद अब हमारे जैसे एक सामान्य से व्यक्ति के लिए कुछ भी बोल पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और ख़ास करके उन्हीं लोगों के सामने बोल पाना जिनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, तो और भी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नई शिक्षा नीति पर अब कुछ दोहराने की ज़रूरत है। हाँ, हम सिर्फ 2-3 बातें नई शिक्षा नीति की इसलिए आपको रिमाइंड कराएंगे कि उसी से हम IQAC को कनेक्ट करेंगे। IQAC की क्या भूमिका होगी, IQAC है क्या, ये कार्य कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब हम आज इस नई शिक्षा नीति की, आज तक शायद IQAC ऑप्शनल भी हो सकती थी, आप चाहे उसको महत्व दें न दें, चाहे उसको आप बनाएं न बनाएं, चाहे कॉलेज उसको भाव दे न दे, शायद आज तक चलता रहा। लेकिन अगर 2020 की नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो यकीन मानिए बिना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड IQAC के यू कैनॉट डू एनीथिंग इन योर इंस्टीट्यूशन, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए IQAC अब हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। आप अगर शिक्षा नीति की उन 2-3 बातों को देखें, जैसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे परिवर्तन हैं, हम सब पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक बात आपको फोकस करेंगे कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें नई शिक्षा नीति में, अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करें, अगर हम मल्टीपल लेवल एंट्री और एग्जिट की बात करें, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल सूचनाएं नहीं हैं, ये सिद्धांत हैं। अगर मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करें, CBCS की बात करें, तो यही 3-4 बातें ऐसी नई शिक्षा नीति की हैं जो
IQAC को उतना अनिवार्य कर देती हैं जितना संस्था अनिवार्य है। कारण यह है कि अगर आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को आगे बढ़ाना है, बढ़ाना क्या है, बढ़ाना ही है, क्योंकि CBCS तो लागू हो गया, सेमेस्टर लागू हो गया, तो आपको अब उस पर चलना ही चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में UGC ने एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स का डिटेल जारी किया। उसके कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ UP करके जारी किया। आप इसको छोड़ दीजिए, UP वाला जब एकेडमिक बैंक क्रेडिट जारी हो गया तो थोड़ा हमको राहत मिल गई, कम से कम हम आज बंद नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। उससे सिर्फ इतनी राहत है कि फॉर टाइम बीइंग योर इंस्टीट्यूशंस विल नॉट बी सेट। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पर बात करते हैं और आप UGC के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात करते हैं तो आप ध्यान से पढ़िए। तो एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट में पंजीकरण क्यों? क्योंकि क्रेडिट को स्टोर करना, क्रेडिट को ट्रांसफ़र करना, क्रेडिट को रिडीम करना, उसको डेबिट करना, उसका डिटेल मेंटेन करना, एक तरह से एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो हर विद्यालय को अनिवार्य रूप से करनी है। उसके लिए एक्सपर्ट का चुनाव करना, एक प्रोफेसर या टीचर को अपॉइंट करना जो उसका गार्जियन हो, जिसको ये ऑथराइज किया जाए कि ये क्रेडिट ट्रांसफ़र करेगा, इंस्टीट्यूशन ट्रांसफ़र करेगा, तभी वो बैंक एक्सेप्ट करेगा। बहुत सारा डिटेल आप देखें तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पंजीकरण किसका होगा। पंजीकरण केवल उन संस्थाओं का होगा जिनको या तो QS रैंकिंग में या द टाइम हायर एजुकेशन की रैंकिंग में उसे 1000 के अंदर की सूची में स्थान प्राप्त है। और कितना कठिन है, कल्पना करिए 200 में हिंदुस्तान की कोई संस्थाएं नहीं है, इवन ISC बंगलोर भी नहीं है। तब आप कल्पना करिए कि कुटीर PG कॉलेज चक्के और TD कॉलेज कैसे उस रैंकिंग में आ सकता है भाई। या दूसरा ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है कि नए जो सर बैठे हैं आप लोगों की रैंकिंग में वो कॉलेज जो A ग्रेड पाए थे। तो कितने A ग्रेड पाए हैं पूरे जौनपुर में बताइए कॉलेज? पूरे प्रदेश भर में गिन के 4-6-10 कॉलेज होंगे जिनको A ग्रेड मिला था उस समय। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो NIRF के नाम से रैंकिंग सरकार करती है, एनुअल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें 100 के अंदर हो। हमारे जनपद का शायद कोई विद्यालय उसमें शामिल ही है, रैंकिंग तो गई भाड़ में, उससे मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस विल बी रजिस्टर्ड who are at least ranked by any one of these institutions। तो वो रैंकिंग अब, इसका मतलब ये है कि रैंकिंग अब हमारी मजबूरी है, हमारी इच्छा नहीं है कि हम कराएं या न कराएं। तो अगर रैंकिंग हमारी मजबूरी है, हमें रैंकिंग हर हाल में करानी है, तो रैंकिंग हम किसकी कराएंगे भाई? तो अब इस रैंकिंग को कराने के लिए IQAC हमारी मजबूरी है। और IQAC मस्ट बी एग्जिस्टेड इन एनी इंस्टीट्यूशन एज ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म, यानी यह एक संस्कार के रूप में, यह एक कल्चर के रूप में, यह एक कन्वेंशन के रूप में, यह एक अनिवार्यता के रूप में। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के पक्षधर हैं, तो ये अपने आप आ जाता है कि मंदिर दिखेगा तो हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह IQAC जब तक संस्थाओं में नहीं होगी तब तक IQAC के द्वारा किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कि दो चीज़ें हुई, एक तो अगर आपको रैंकिंग करानी है तो IQAC चाहिए। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात अभी आपने 1-2 दिन में देखा होगा कि नई शिक्षा नीति में इवैल्यूएशन सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब इवैल्यूएशन आपका एकेडमिक केवल एस्पेक्ट पर नहीं होना है कि आपने परीक्षा दिया, यूनिवर्सिटी ने मूल्यांकन कराया और आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास सैंक्शन कर दिया। अब आपका मूल्यांकन 6 आधारों पर किया जाएगा। अब वो 6 आधार कौन से हैं? एक तो एकेडमिक है जो आपका हमेशा से होता आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होनी है कि आप क्या शरीर से ठीक ठाक हैं। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी का चेक होना है, जिसको आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, यानी आपका ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर कैसा है,
आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। जैसे अध्यापक ऐसा तो नहीं जाकर के विश्वविद्यालय कैंपस में वीसी के ऑफिस में झगड़ा कर लेता है, तो उसकी पर्सनालिटी भी इवेल्युएट होनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका इवेल्युएशन होना है। इसके अलावा उसका स्किल डेवलपमेंट कैसा है, उसका इवेल्युएशन होना है। और लास्ट में सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन होना है। तो अब आप ये बताएं कि अगर ये 6 चीज़ें और भी होनी है विद्यालयों में, तो अगर इनका प्रॉपर, इनकी रिकॉर्डिंग, फाइलिंग, अरेंजमेंट और एक प्रॉपर सेटअप नहीं होगा कॉलेज में, तो कैसे इनके डेटा आपको प्राप्त हो पाएंगे? इसका मतलब 2 चीज़ें ऐसी हैं जो IQAC के सेटअप को कंपलसरी बनाती हैं। एक तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम और एक वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसका एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए कि हम उसको मेंटेन कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, रिडीम कर सकें और उसको प्रॉपर तरीके से खाते को मेंटेन कर सकें हर एक बच्चे का। ये तो हर बच्चे का खाता खुलेगा ना, जितना बच्चा आपके यहाँ आएगा सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबका खाता खुलेगा। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जो हम लोगों के अभी तक अंदर बात ये थी कि 17 बीता तो 17 खत्म, 18 बीता तो 18 खत्म। और एक सामान्य धारणा है, हमारी वेबसाइट वाले को किसी ने कॉलेज से फ़ोन किया कि जो पुरानी चीज़ें हटा दो, तो उसने पुराना IQAC का एनुअल क्वालिटी रिपोर्ट भी हटा दिया, नए का भी हटा दिया, SSR भी हटा दिया। तो कल मुझे पता चला कि कुछ है ही नहीं वेबसाइट पर। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो कहा सर किसी ने फ़ोन किया था, पुराना सब हटा दो। तो अब ये जो ट्रेंड है पुराना सब हटा दो, ये ख़त्म हो गया। अब जब तक संस्था रहेगी और जब तक विद्यार्थी रहेगा, आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो 50 साल बाद उसका मन कर गया कि जो BA छोड़े थे उसको पूरा कर लें। तब आपसे पूछेगा सर हमारी क्रेडिट कहाँ है, दीजिए जो हमने 1 साल तक किया था। तब हम कैसे देंगे भाई? इसका मतलब है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो बड़ी स्ट्रांग और बड़ी रिलायबल तरीके से की जानी चाहिए। वो कौन करेगा? वो निश्चित रूप से एक प्रॉपर सेटअप करेगा, वो IQAC है। तो IQAC के का एग्जिस्टेंस इन 2 कारणों से बिल्कुल अनिवार्य है और बहुत ही मजबूत तरीके से है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि IQAC का क्या स्वरूप है, क्या काम है और कैसे गठित होती है। देखिए, उसके पहले हम लोग IQAC पर आएँ। जब रैंकिंग और इवैल्यूएशन हमारा अनिवार्य हो गया, तो इस समय हमारे पास 2 विकल्प हैं जहां से हम रैंकिंग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो NIRF की रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर साल वो आपसे डेटा मांगा जाता है, आप भेज दीजिए तो वो कंसोलिडेट करके आपको रैंकिंग भेज देते हैं। उनके 5 क्राइटेरिया हैं, वो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। एक टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज करके है, दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम है, चौथा आउटरीच एंड इंक्लूसिवनेस है और 5वां परसेप्शन है। तो ये 5 क्राइटेरिया NIRF की है। यही कमोबेश नाम बदले हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग क्राइटेरिया है। इन्हीं से मिलता जुलता NAAC की जो 7 क्राइटेरिया जिस पर आप लोगों ने NAAC का मूल्यांकन कराया था, उनका भी इन्हीं 5 से संबंध है। 2 उसमें एक्स्ट्रा केवल हैं, जैसे करिकुलर एस्पेक्ट है, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन है, रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन है, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो ये जो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये जो क्राइटेरिया है, अब इस क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया अपने आप में एक पूरा समुद्र है। देखिए, वो अलग से त्रिपाठी जी को चाहिए कि वर्कशॉप कराएं एक क्राइटेरिया पर, कि एक क्राइटेरिया को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तमाम आप देखेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने, NAAC की कमेटियों ने या NAAC ऑफिस बंगलोर ने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है हर क्राइटेरिया पर। तो जानने के लिए, सीखने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, हम लोग सीख सकते हैं। तो वो सारे क्राइटेरिया में आपको क्या करना है और कैसे आपको अपने विद्यालय को तैयार करना है, वो सब करने का काम निश्चित रूप से IQAC करेगी, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अब आप आगे देखें, ये IQAC क्या है? वास्तव में IQAC के गठन का प्रोविज़न UGC ने किया था कि जिन संस्थाओं का NAAC हो जाता है,
तो एक बार आपने नैक करा लिया तो नैक कमेटी ने आपको एक ग्रेड दे दिया और एक वो आपको रिपोर्ट देते हैं, आपके विद्यालय में भी दिया होगा उन्होंने। तो उस रिपोर्ट में वो सारी एक तरह से वीकनेसेस आपको लिख कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। बड़ा ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर और बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है नैक के इवैल्यूएशन का। टीम आपके सामने ही आप ही से पूछ करके लिखती है और आपके सामने ही आपको इवैल्यूएट कर देती है। आप सहमत होते हैं, यहाँ तक पूछते थे कि डॉक्टर साहब ठीक है ना, आप इससे सहमत है ना, जब हम लोग कहते हाँ सर ठीक है तब वो लिखते थे और मेरे सामने ही इवैल्यूएट करके हमको नंबर दे दिया। ये अलग बात है कि रिपोर्ट बाद में आती है, रिजल्ट बाद में पता चलता है, लेकिन आप जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो उस रिपोर्ट में सारी वीकनेसेज नैक कमेटी आपको देकर जाती है। अब वो वीकनेसेज हैं, जैसे आप लोग तो प्राचार्य लोग जानते हैं कि वित्त में ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है कि कोई कागज़ नहीं सही है, कोई पेपर नहीं सही है, तो वह ऑडिट ऑब्जेक्शन आपको रिमूव करना होता है कि आप उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको रिमूव कर दीजिए। तो उसी तरह से नैक की कमेटी जो है उसने सारे अपने जो देखा आपके संस्था में कितनी वीकनेसेस हैं उन्होंने रिवील की। अब जिस लेवल की क्वालिटी उन्होंने, जैसे हमको 2.63 मार्क्स दिए अगर मान लीजिए, इसका मतलब यह है कि टीटी कॉलेज की जो वर्तमान क्वालिटी है वो 2.63 की है और ये दिक्कतें हैं जिनकी वजह से यह ए ग्रेड नहीं मिला। तो अब यहाँ IQAC की ज़रूरत पड़ती है, IQAC का गठन अब होने की ज़रूरत है कि 2.63 तो वो बनाए रखे आगे और एक क्यों नहीं मिला उसके लिए वह प्रयास करे, उन कमियों को दूर करे जो कमियां नैक कमेटी ने हमारे सामने उजागर की हुई हैं। ये जो सिद्धांत स्वरूप है, लेकिन व्यवहार में ये कितना हो पाता है वो अलग इशू है, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। तो अब ये जो IQAC है कहते हैं कि वह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अभी हम सिर्फ चाहिए की बात कर रहे हैं, है क्या उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में होने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वह संस्था में एक ऐसी कल्चर डेवलप कर चुका हो, कैसी, जो यूनिफॉर्म हो, मतलब जितने रूल्स और नॉर्म्स हों सबके लिए एक जैसे हों, यूनिफॉर्मिटी हो इंस्टीट्यूशन में। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन हो, अर्थात पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो आप लागू कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो, एट पार हो, वो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो। हार्मोनी हो किसके बीच में, एमंग द स्टेक होल्डर्स, विद्यार्थी के बीच में, अभिभावक के बीच में, कर्मचारी के बीच में, शिक्षक के बीच में, प्रबंध तंत्र के बीच में, इन सब के बीच में आपस में बिल्कुल प्रॉपर हार्मोनी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अरेंजमेंट्स किस बात का होना चाहिए, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की व्यवस्था बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यह काम IQAC का है। रेगुलेशन ऑफ फंक्शनिंग, जो कार्य हो रहे हैं उनका रेगुलेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नियमानुसार होना चाहिए, यह कल्चर में होनी चाहिए, ये मैन टू मैन और सिचुएशन वेरी नहीं करनी चाहिए कि मेरा काम पड़ गया तो प्रबंधक जी ने कहा अरुण जी चलिए आपकी बात है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे काम पड़ गया तो कहते हैं नहीं तुम्हारा तो कतई नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। सही है तो सबका सही है और गलत है तो सबका गलत है। तो जब ये कल्चर बन जाएगी तो इंस्टीट्यूशन में कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रिक्टनेस इन क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी इशू है उसमें स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। और डिवीज़न ऑफ ड्यूटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो पूरे IQAC का है। वैसे भी डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत पुराना सिद्धांत है कि अगर आपको क्वालिटी का काम चाहिए और आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो देयर मस्ट बी डिवीज़न ऑफ लेबर। और यह है जान पाना कि कौन किस कार्य के लिए उपयुक्त है। एक मैं व्यक्तिगत बात आपसे शेयर करूं, मुझसे प्राचार्य के इंटरव्यू में पूछा गया कि डॉक्टर साहब आप तो इकोनॉमिक्स के आदमी हैं और कॉलेज में तो बहुत सारी डिसिप्लिन है, तो फिर आप प्रशासन कैसे चलाएं, कैसे आपको हर विषय तो आता नहीं। हमने कहा सर प्रिंसिपल को तो ईमानदारी से कुछ आना भी नहीं चाहिए, प्रिंसिपल को सिर्फ इतना आना चाहिए कि विद्यालय में किसको क्या क्या आता है ये जाने।
और यही काम IQAC का है। वो यह जान ले कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए बेस्ट सूटेबल है। विद्यालय में जैसे कुछ अध्यापक नहीं पढ़ाते, ये कोई चोरी की बात नहीं है, कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं हर कॉलेज में से, तो न पढ़ाएं। उनको पढ़ाने के लिए उनसे झगड़ा करने के बजाय उनसे वह काम करवाइए जो काम बड़े मन से करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काम भी तो होना चाहिए भाई ना। कैसे हुआ, विश्वविद्यालय का काम उनको दे दीजिए, जहाँ मैं दिन भर रहा, लेकिन वो काम अप टू डेट रखें भाई, बात करते। उनको गेम्स का काम दे दीजिए, प्रैक्टोरियल बोर्ड का काम दे दीजिए, आखिर ये सब भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उन्हीं से कराइए। और उनसे झगड़ा रोज करिए, पढ़ाइए 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 पढ़ाइए, पढ़ाएंगे तो है नहीं, और न पढ़ाएं तभी ठीक है। ये भी तो ठीक है ना कि भाई पढ़ाए ही क्यों, अगर अपने मन से नहीं पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे। जैसे कहावत है, घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पिए क्या बात ये कर सकते हैं क्या उसको? तो कमरे में भेज देंगे मान लीजिए उसको नोटिस दे करके, तो क्या करेगा जा करके? तो उसके मन का काम कराइए, आप भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेगा, संस्था भी सुखी रहेगी, मेरे कहने का मतलब। तो अब सर देखिए IQAC के गठन का जो कॉन्सेप्ट है, तो IQAC के गठन में देखें, IQAC के कोऑर्डिनेटर तथा उसके सदस्यों का चयन बहुत ही विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए, जो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नहीं होता है। प्रिंसिपल के अगर हम खास हैं तो हम कोऑर्डिनेटर होंगे। अब दिक्कत यह है कि मैं खास तो हूँ, मुझे ABCD नहीं आती है, तो मैं कोऑर्डिनेटर बन तो जाऊंगा, लेकिन विद्यालय को इसका कितना फायदा होगा, संस्था को कितना फायदा होगा, ये तो डाउटफुल है ना। तो उसका ईमानदारी से चयन किया जाना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है वह निश्चित रूप से इतना कुशल हो कि वह यह अनिवार्य रूप से जान सके कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए उपयुक्त है। संयोजक का चुनाव तथा सदस्यों का चुनाव दोनों उनकी गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए, न कि चयनकर्ता की इच्छा पर, स्वार्थ पर। अगर इस प्रकार समिति का चयन होता है तो निश्चित रूप से संस्था के हित में नहीं होगा। समिति का चयन करते समय ध्यान रखिए कि उसमें एक व्यक्ति किसी NGO का हो। NGO का इसलिए प्रपोज किया गया था कि सोसाइटी कैंपस इंटरफेस को स्ट्रांग करने के लिए ज़रूरी है कि एक सोसाइटी का आदमी हो और जो पब्लिक फिगर हो। तो NGO का सैद्धांतिक स्वरूप तो बहुत अच्छा है, व्यवहारिक की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहा गया कि एक NGO का आदमी उसमें होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि एक उसमें इंडस्ट्री का आदमी रखिए। उसका रीज़न था इंडस्ट्री और कैंपस इंटरफेस को जोड़ने के लिए। जैसे इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है लोकल एरिया में, उस तरह का कोर्स डेवलप करें आप, उस तरह के आप स्किल डिप्लोमा कोर्सेज को आप तैयार करें। इसके लिए कहा कि इंडस्ट्री को रखा जाए। एक टेक्निकल फील्ड का आदमी कहा गया रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल ज़रूरतें होती हैं जो कॉलेज का व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसके अलावा उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि छात्रों का प्रतिनिधि, वैसे अगर आप पूरा प्रोसीजर पढ़ें तो महाविद्यालय की हर कमेटी में छात्रों का प्रतिनिधित्व बहुत बड़े पैमाने पर रिकमेंडेड है, और इफ़ेक्टिव तरीके से, ऑर्नामेंटल तरीके से नहीं। जैसे हम रखते तो हैं छात्रों को, लेकिन उनसे साइन करा लेंगे या उन कभी कभी नहीं रहेंगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, और वो भी सृजनात्मक रूप में पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, उनकी राय होनी चाहिए, उसको माना जाना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो। देखिए, इसमें कोई संकोच नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, हम सोच करके अपना रिसर्च पेपर लिख लेते हैं अंग्रेजी में, लेकिन यह दावा नहीं कर सकते कि हम फ्लॉलेस अंग्रेजी लिख लेते हैं, कोई गलती इसमें विद्यमान नहीं है। लेकिन आपके विद्यालय का जब कोई लेटर नए का ऑफिस में जाता है, UGC में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो 10 लोगों के सामने जाता है, उसे बिल्कुल परिष्कृत और परिमार्जित रूप में जाना चाहिए। जरा से आपकी लापरवाही आपकी संस्था के पूरे व्यक्तित्व को वहाँ बदनाम कर देती है। कामा फुल स्टॉप हलंत तक भी उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी इस लेवल की जानी चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अध्यापक जो अंग्रेजी का जानकार हो उसे जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा टाइपिस्ट का मतलब जो त्रुटि रहित टाइप करने में सक्षम हो और हिंदी अंग्रेजी इक्वली कॉम्पिटेंट हो टाइप करने में, उसे रखना चाहिए। और ये सब मिला करके एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात एक बढ़िया सा ऑफिस, एक बढ़िया कंप्यूटर, प्रिंटर,
फोटो स्टेट और 2 बाबू 2 चपरासी। हालांकि मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं अपने यहाँ नहीं करा पाया, थक गया 8 साल कहते कहते। तो मेरा निवेदन है प्रबंधक महोदय से कि अपने कोऑर्डिनेटर को इतनी सुविधा जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे कम में वो नहीं कर सकता। सामान्यतः महाविद्यालयों में कोऑर्डिनेटर को मुख्य टाइपिस्ट की भूमिका में रख दिया गया है। जब कोई काम फंस जाता है, देख लीजिए इसको आप, अब वो कहाँ से देख लेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं देखने के लिए। वो कॉलेज से मांगता है कितना लड़का एडमिशन लिया और कितना पास हुआ, तो एक एक बाबू के पास वो 100 बार जाता है और डेटा नहीं पाता। कैसे काम करेगा भाई? तो ये ऐसा कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है कि किसी को कुछ न कहना पड़े और समय पर हर आदमी अपना डेटा ला करके कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में उसको सौंप दे, तभी वह एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा, जो कि मैंडेटरी है और कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज़ टू सबमिट एट एनी कास्ट एवरी ईयर। सर बैठे हैं, जानते होंगे, आपको बताएंगे कि एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट अनिवार्य है, जानी ही चाहिए हर साल। लेकिन नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यह जो कॉपरेशन चाहिए संस्था से, वह IQAC कोऑर्डिनेटर को नहीं मिलती। तो वो अकेला व्यक्ति, वो अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो जहाँ जहाँ छुएगा सब सही हो जाएगा। तो सर इसलिए IQAC का गठन करते समय इन बातों पर जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है और इतनी सुविधाएं उसे अवश्य मिलनी चाहिए। अब सर सिद्धांततः क्या है कि IQAC जो है वो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल या जो हमारी मैनेजमेंट है और कॉलेज कैंपस के बीच में पूल का काम करता है। वो प्रिंसिपल और मैनेजर के लिए वो एडवाइजरी कमेटी है। लेकिन 3/4 क्या 90% महाविद्यालय काम ऐसे होते हैं जहां IQAC कोऑर्डिनेटर जानता ही नहीं है कि कुछ हो भी रहा। तो जब आप उसको इतना इग्नोर किए रहेंगे, जब वो कहीं नहीं शामिल रहेगा, जब वो आपकी मर्जी पर रहेगा, सच्चाई तो यह है कि आप उसको इतना महत्व दीजिए कि उसको लगे कि बिना मेरे कॉलेज नहीं चल रहा है, तब तो ठीक है। अब जब आपको काम पड़ता है, आपके महाविद्यालय में जब अध्यापकों का प्रमोशन है, उनकी ग्रेड बदलनी है, तब आप ढूंढते हैं अरे कोऑर्डिनेटर को बुलाओ कौन है, तो आया तो कहें साइन कर दो, सब पर API पूरी है। API पूरी हो न पूरी हो, कम हो ज़्यादा हो, अगर वो कह दे कम है तो मार खाए। तो सर क्यों बना रखे हो इस IQAC को? क्यों ये नौटंकी कर रहे हो बिना मतलब का, जब उसकी बात ही नहीं मानना है? जब वो सही सही API जोड़ देगा तो आपका प्रमोशन नहीं पूरा होगा, और ऐसा होना नहीं है। तो ऑर्नामेंटल ही IQAC है, अपने वास्तविक स्वरूप में मुझे नहीं लगता किसी विद्यालय में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें सर इसका काम क्या है ऑन रिकॉर्ड। इसका काम डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्डिंग है, फाइलिंग है, और सबसे महत्वपूर्ण तो E-फाइलिंग है। तो E-फाइलिंग अगर है तो कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑफिस तो उसको चाहिए ही चाहिए। E-फाइल कहाँ से करेगा? एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट को सबमिट करना मैंडेटरी है, उसका कार्य उसे सबमिट ही करना है, कोई विकल्प ही नहीं है कि सबमिट नहीं करें। हम लोग जब तक कोऑर्डिनेटर रहे या अभी भी जब नहीं कुछ पाते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ भरे ही सबमिट कर देते हैं। चलो कम से कम जाए, वहाँ से जब जाँच आएगी तब भर के भेजेंगे, तब कॉलेज समझेगा कि हाँ ये तो गया नहीं है, गड़बड़ हो गया। क्योंकि क्या कर सकते हैं आप? मांग सकते हैं डेटा, प्रयास कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन छीन तो नहीं सकते ना। इसके अलावा टू फोकस ऑन टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, ध्यान दीजिएगा। इंट्रा डिपार्टमेंटल कॉलेजिएट कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेज। जैसे आपसे बताएं, अगर एक कल्चर ही हो जाए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, तो आप देखें बहुत सारी समस्याएं, टीचिंग की, इवैल्यूएशन की। एक सबसे बड़ा मुद्दा कॉलेज में रिसर्च का है। सर बहुत बड़े रिसर्चर हैं, प्रोफेसर D.D. दुबे सर बैठे हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि रिसर्च का एक अपना माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हर रिसर्चर इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो रिसोर्सेज कम हैं, कोई बात नहीं, संसाधन कम है, कोई बात नहीं। जैसे IQAC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसर्च को प्रमोट करे। कैसे प्रमोट करेगा? प्रमोट करना है कि आज अब UGC लिस्ट में ही छपना है, या आपके स्कूपस सिंटेक्स जर्नल्स में ही आपका रिसर्च पेपर छपना है, या पीयर रिव्यूड जर्नल में ही छपेगा तो माना जाएगा। सर बैठे हैं, तो आप अब दिक्कत है उसमें हिंदी में छपते नहीं, केवल अंग्रेजी में छप रहा है।
मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरा विषय बहुत बढ़िया है, मैं बहुत अच्छा रिसर्चर भी हूँ, लेकिन मुझे वो रेफरेंसिंग की स्टाइल नहीं पता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, मुझे SPSS पर डेटा एनालाइज करने नहीं आता है। कोई बात नहीं, पूरे कॉलेज में जितने अध्यापक हैं सबको मिला लीजिए। मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, अंग्रेजी नहीं आती, एक उसमें अंग्रेजी के टीचर को रखिए अपने साथ, एक BEd को रखिए जो SPSS पर काम करता है, एक साइकोलॉजी पर रखिए जो एनालिसिस अच्छी करता है, सबको ले लीजिए और अब आप एक पेपर केवल लिखिए। बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में 5 साल आपने कोई पेपर नहीं लिखा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि 5 लोग मिल करके साल भर में एक पेपर लिख देंगे तो भी कॉलेज का एक पब्लिकेशन हो जाएगा। तो अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी, एनालिसिस भी ठीक हो जाएगी, रेफरेंसिंग भी ठीक हो जाएगी, विषय आपका बढ़िया है ही है। और 5 लोग मिल करके उस पेपर को सबमिट करिए, एल्सेवियर में सबमिट करिए, स्कूपर सबमिट करिए, बड़े से बड़े जर्नल में आप भेजिए। अच्छी बात है कि रिजेक्ट नहीं करते हो, हमने इसको बड़े व्यक्तिगत रूप पर मैंने प्रयोग किया कि वो रिजेक्ट नहीं करते, वो आपको उसकी बुराइयां लिख करके वापस करेंगे कि इस जन्म में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। अच्छी बात है, अब दोबारा उस गड़बड़ी को सही करिए, फिर भेजिए, तीसरी बार फिर आएगा, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तीसरी बार आएगा फिर सही करिए और अंत में वो छप जाएगा, पक्का है आपका। तो कुछ न करने से बेहतर है कि आप कोलैबोरेट कर लिए। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, जैसे लैब आपके पास दिक्कत है, दूसरे डिपार्टमेंट की लैब का आप यूज़ कर लीजिए, कंप्यूटर दूसरे डिपार्टमेंट का है उसको यूज़ कर लीजिए। अभी प्रबंधक जी बता रहे थे कि इनके इंटर और डिग्री का इतना बढ़िया कोलैबोरेशन है, जैसे ये हाल इंटर कॉलेज की जगह पर बना हुआ है, इस्तेमाल डिग्री कॉलेज कर रहा है। वास्तव में ये किसी का है ही नहीं, जितना आप एक दूसरे में इसको शेयर करते हैं इसकी उपयोगिता उतनी ही बढ़ जाती है। आज अगर ये न खुलता और बंद रहता तो और आप कहीं और करा रहे हो तो इसकी क्या उपयोगिता थी। तो जिसको ज़रूरत हो हर आदमी इस्तेमाल करे, पूरा कॉलेज सबका है और सब पूरे कॉलेज के हैं। एक बात बहुत ज़रूरी है, आप जानिए सर, कि इस कॉलेज में कोई प्रबंधक नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है और कोई चपरासी नहीं है, कोई जमादार नहीं है। आप पूरी तैयारी कर लीजिए, मेरा दावा है कि जिस दिन हमारा जमादार चाह लेगा उस दिन हमारी सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, आप बचा नहीं सकते। तो इस संस्था को बड़ा करने में, आगे बढ़ाने में जितनी भूमिका प्रबंधक जी की है उससे एक पैसा भी कम यहाँ के जमादार की नहीं है, स्वीपर की नहीं है। हमको ये दिल से मानना चाहिए और सबका सम्मान, सबका महत्व एक बराबर है, न कोई छोटा है संस्था में न कोई बड़ा है। जब तक आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तब तक संस्था आप नहीं चला पाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, मैं बहुत सारे अनुभव आपको बताऊं। मैं, हमारा अध्यापक कहता है प्रिंसिपल जाने, ऐसे 1-2 नहीं 1000 प्रकरण मेरे सामने आए कि प्रिंसिपल जाने। हमसे क्या मतलब, IPSC का कोऑर्डिनेटर जाने। जिस दिन सबके मन में यह हो जाएगा कि हम सबसे मतलब है, और प्रिंसिपल की डिफिनीशन ही है कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स। वास्तव में वो अलग से कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बराबर के लोगों में पहला व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि वो आपका अधिकारी है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रिंसिपल किसी का अधिकारी नहीं है। हाँ, सिद्धांततः वो चपरासियों का अधिकारी है, साफ थियरी में, हालांकि व्यवहार में वह भी नहीं है। आप अधिकार का प्रयोग करेंगे तो कुछ नहीं करा पाएंगे, आपको प्रेम से ही कराना पड़ेगा। तो आप खुद इस बात को ध्यान दें कि प्रिंसिपल भी वही है जो आप हैं, तो सबकी जिम्मेदारी एक जैसी है। यह संस्था हम सबका अस्तित्व है, हम सबकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, तो इसके प्रति पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, हमारी पूरी नैतिकता सब इस संस्था के प्रति होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो संस्था के विकास से कोई आपको रोक नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई आपका विकास कर नहीं सकता, यह भी सुनिश्चित है, जान लीजिए। तो इसके अलावा एक सबसे बड़ा रोल जो नैक ऑफिस से शुरू से, उसके पहले UGC कहती रही है नैक के बनने के पहले से, कि कॉलेज को MIS पर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वास्तव में मैनेजमेंट पूरा का पूरा का मतलब इन टोटो, विद्यार्थी का मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट, कॉलेज का जितना सारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन है, मार्कशीट है, ट्रांसफ़र है, ये सारा आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए MIS सिस्टम डेवलप्ड है।
पूरा कॉलेज आप लागू कर दीजिए, पूरा कॉलेज ऑटोमेटिकली पेंशन, पीएफ, सैलरी, जितना भी इशू है सब उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। हर आदमी का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। वो उसके पावर डेलीगेट होते हैं अलग अलग। जैसे प्रिंसिपल के पास पावर होगा वो सबका देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। अकाउंटेंट के पास पावर होगा वो जिसमें जो चाहे चेंज कर सकता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ पावर ये होगी कि हम अपना लॉगिन करेंगे, सिर्फ अपना देख पाएंगे कि मेरी सैलरी पिछले मंथ की क्या थी, मेरा पीएफ का क्या है, और मेरी डिटेल, मेरी छुट्टियां कैसी हैं, मेरा कितना बाकी है, अभी क्या क्या हम ले सकते हैं, ये सारा डिटेल उस MIS पर ऑटोमेटिकली फीड है। इसके अलावा विद्यार्थी का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। विद्यार्थी लॉगिन करेगा तो किस क्लास में है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके पीरियड्स क्या हैं, उसकी मार्कशीट का क्या स्थिति है, क्या आया है क्या नहीं आया है, ID कार्ड प्रिंट करना, अपनी मार्कशीट को वेरीफाई करना, ये सारे काम स्टूडेंट अपना खुद कर सकता है। अगर आप सोचिए ये सब कुछ हम लोग अपना कर लें तो किसी को ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कैंपस में भीड़ है वह अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, और चूँकि ये ऑनलाइन है और कहीं से भी मॉनिटर हो सकता है, तो आपकी जो फाइलिंग है, जो रिकॉर्डिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है और कहीं भी एक्सेस हो सकता है पूरे दुनिया में, आप चाहे जहाँ रहें। तो अगर आप प्रिंसिपल साहब अगर दिल्ली में बैठे हैं, किसी ने पूछ लिया कि आपके इस कॉलेज में कितने मेल फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, BO ने बताइए, तो वहीं से भी देख के बता सकते हैं इधर नहीं पढ़ते। हालांकि उनको कॉलेज से डेटा मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक MIS सिस्टम को डेवलप करने की बहुत दिन से पैरवी चल रही है। हालांकि मैंने अपने आप प्रयास भी किया लेकिन हम सफल नहीं हो पाए अभी तक। हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा सर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो फीडबैक का। अभी हालांकि नैक ने फीडबैक का सिस्टम कुछ बदल दिया है, ज़्यादातर चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन शुरू में हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म अपनी वेबसाइट पर डाल रखा था। उसमें यह था कि विद्यार्थी अगर कोई बात अपनी कहता है, फीडबैक का मतलब केवल शिकायत ही नहीं है, वो सुझाव भी दे सकता है, अच्छी बातें भी आपकी बता सकता है, आपकी तारीफ भी कर सकता है और अपनी दिक्कतें भी आपसे शेयर कर सकता है। तो वो फीडबैक फॉर्म हमारी वेबसाइट पर है, अभी भी है। तो उसमें यह लड़का सबमिट करता है तो वह बिल्कुल प्राइवेट और गोपनीय तरीके से प्राचार्य जी के व्यक्तिगत मेल पर वो फीडबैक आता था। वह उनके चाहने पर ही कोई जान सकता है, नहीं तो कोई जान नहीं सकता है। तो इस तरह से आप विद्यार्थी भी डाल सकता है, पेरेंट्स भी डाल सकते हैं, कोई आम आदमी भी, चूँकि वेबसाइट पर ओपन एक्सेस है तो कोई भी डाल सकता है। तो एक तरह से अपनी बुराई जानने के लिए, अपनी कमियां जानने के लिए, या हमें क्या सुधार अभी करने की ज़रूरत है, उसके लिए वो फीडबैक का फॉर्म डाला गया था। वो अभी IQAC में कंपल्सन था कि देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ फीडबैक। तो वो फीडबैक भी डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा सर फैकल्टी का मैच्योरेशन, इसका मतलब कि रोज़ हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हम सब ऐसा नहीं है कि जितना पढ़ कर के आ गए अब कंप्लीट हैं। रोज़ नए नए सब्जेक्ट के चेंजेज हैं, सिस्टम के चेंजेज हैं, टेक्नोलॉजी के चेंजेज हैं, बहुत सारे अपग्रेडेशन रोज़ के रोज़ हो रहे हैं। तो उनके साथ उन कूप करने के लिए IQAC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह वर्कशॉप करा करके, सेमिनार करा करके, सर जैसे लोगों को बुला करके उनका लेक्चर करा करके लोगों को अपडेट करता रहे कि ये नई चीज़ आ गई। सेमिनार वगैरह का कॉन्सेप्ट भी यही था। आप जितनी चीज़ नई जानने के लिए 100 किताब पढ़ेंगे, उतना आप अगर आपने किसी सेमिनार में सिर्फ एक दिन दे दिया तो 10 एक्सपर्ट आते हैं और सब बहुत लर्नेड हैं, बहुत पढ़े हुए हैं, सारी बात आपको पढ़े पढ़ाए 1 घंटे में बता देते हैं। तो जो आपको जानने में 10 साल लगेगा वो आपको वहाँ 1 घंटे में पता चल जाएगा। इसीलिए आपका एक्सपोजर होगा, आपके प्रेजेंटेशन स्किल में वृद्धि होगी। आप बोलने वाले को देख करके यह जान सकते हैं कि हमको कैसे बोलना चाहिए। स्टेज का जो फियर है वो ख़त्म हो सकता है, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकती है। ये सारी चीज़ें, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी IQAC की है। IQAC को ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि टीचर हमारा हमेशा अपडेट रहे। तो इसलिए वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है। तो इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कंप्यूटर सर आ गया, अभी भी मैं अपने कॉलेज की बात जानता हूँ, मेरे कॉलेज में इतने सारे बाबू हैं, आधे को कोई काम कहिए तो कहते हैं सर हमको कंप्यूटर नहीं आता है। इसलिए नहीं कहते कि नहीं आता है, इसलिए कहते हैं कि यह कह देने से बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं कि अब कुछ कहेंगे ही नहीं कि अब क्या करना है, कि सर आता ही नहीं तो क्या करें। लेकिन हर व्यक्ति को कंप्यूटर आना, यह सुनिश्चित करना IQAC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्यों नहीं आता। जब सारा काम कंप्यूटर पर है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको क्यों नहीं आता। आप कौन सा काम मैनुअल करेंगे जब कोई काम है ही नहीं। तो इस तरह से
फैकल्टी के साथ साथ स्टाफ को, लाइब्रेरी को, सबको अपग्रेड करना। लाइब्रेरी आजकल आप देखिए तो ई कंटेंट पर बहुत फोकस है। अभी सर जब कोरोना शुरू हुआ तो निदेशालय ने एक सुझाव मांगा था कि कैसे कोरोना काल में हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अक्सर ये सर हम सब की आदत है कि हम लोग जब कुछ काम दिया जाता है तो बताते हैं सर ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है, स्मार्ट क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग रूम नहीं है, बढ़िया कॉलेज में स्टूडियो नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा सकते, ये सुविधा ही नहीं है। एक लाइन में कह करके हमने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति प्राप्त कर ली कि नहीं। जब ऑनलाइन पढ़ाने की बात आई उस समय तो मेरे भी दिमाग में आया कि आखिर जब कुछ नहीं है तो ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने इस स्तर पर सोचना शुरू किया कि जब कुछ नहीं है तो ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। और सर मैं लगभग 10-15 दिन जितना मेहनत कर सकता था गूगल के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, तमाम संस्थाओं के साथ मैंने संपर्क किया, तो मैंने सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर पाया जिसको मैंने ये देखा कि बिना 1 रुपया खर्च किए आप अपनी क्लासरूम को सीधे वायरल कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही एक मोबाइल की ज़रूरत है। अब है क्या सर, और मैंने निदेशालय को फिर मैंने रिकमेंड किया कि सर इसमें 1 रुपया नहीं लगना है और आप क्वालिटी थोड़ी सी, अब सर बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लगा है तो क्वालिटी निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा वो सिनेमा वाली नहीं आ रही है, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है कि विद्यार्थी को सुनने में, समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत हो। तो अपने ब्लैक बोर्ड की टीचिंग को सीधे आप रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर आप उसको डाल सकते हैं। और ऐसा करते समय जब मैंने देखा तो प्रॉपर ब्लैक बोर्ड की टीचिंग जैसे आप चाक डस्टर से पढ़ाते हैं वैसे आप बाकायदा पढ़ाते रहिए, आपका पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपने पीपीटी बना रखी है वो पीपीटी भी आपके मोबाइल में साथ साथ चलती रहेगी, आपकी फ़ोटो और आपका ब्लैक बोर्ड साथ में आता रहेगा। और वो लड़का बाद में चाहे जब पढ़ेगा तो ये समझेगा कि वो क्लासरूम में बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उनकी क्वेरी भी है, उनका डाउट भी आप क्लियर कर रहे हैं, उनको आप ब्लैक बोर्ड पर चाक से समझा भी रहे हैं। एक्चुअल क्लासरूम बहुत आसानी से आप ऑनलाइन कर सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए। तो सिर्फ आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, इलाज मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं तो काम नहीं होगा। इसके अलावा सर IQAC की ये जिम्मेदारी है कि यह इस क्वालिटी सिस्टम को बनाए। जितना हम लोगों ने अभी तक बात की, यह सिस्टम वो बनाए, यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बनाने के साथ साथ उसको एश्योर करे कि यह बना रहे। इसीलिए नायक ने IQAC के इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी पोस्ट एक्रेडिटेशन इंस्ट्रूमेंट के रूप में, कि जो बता के जा रहे हैं उसको वो बनाए रखे, वह गड़बड़ ना होने पाए। और वो तीसरा जो थोड़ा सा सुनने में ख़राब लगता है, क्वालिटी कंट्रोल शब्द ही गड़बड़ है। इसीलिए कंट्रोल की जगह बहुत सारे शब्द बाद में आते चले गए, रेगुलेट करना, मैनेज करना, लेकिन वो सब है इनडायरेक्टली कंट्रोल ही। तो कंट्रोल सीधे ही जानना चाहिए। कंट्रोल का मतलब है थोड़ा सख्त भी होना। अगर आपका API नहीं पूरा है तो आई एम नॉट गोइंग टू साइन ऑन योर पेपर, और हम नहीं करेंगे। इतनी अगर स्ट्रिक्टनेस आप में रहेगी तब तो IQAC बेहतर काम करेगी। और अगर हर जगह सरेंडर कराते रहेंगे आप उससे, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है, उसका तो कुछ नहीं बनना बिगड़ना है, लेकिन संस्था का कुछ बनना नहीं है, ये निश्चित है। तो ये सब चीज़ें हैं सर जो होना चाहिए। IQAC को कैसे रन कराना चाहिए, उसकी भूमिका क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, और कैसे वह विद्यालय को बेहतर कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि व्यवहार में सर, अच्छा एक इस पर रिसर्च भी हुई सर, एक पेपर भी पब्लिश हुआ। तो उस पेपर में भी यह ज्ञात हुआ कि तमाम रिसर्च और अनुभव यह बताते हैं कि IQAC का सैद्धांतिक स्वरूप जितना सुनहरा, उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण है, उसका व्यवहारिक स्वरूप उतना ही बिगड़ा हुआ है। अधिकांश संस्थाओं में IQAC एक ऑर्नामेंटल संस्था है। यह अधिकार विहीन, साधन विहीन, सम्मान विहीन और तिरस्कृत रूप में देखने को मिलती है। यह संस्था प्रमुख की दया पर कार्य करने वाली समिति बनकर रह गई है।
IQAC के संयोजक की स्थिति महाविद्यालय में एक मुख्य टाइपिस्ट के अलावा और कुछ नहीं समझ में आती है। इसमें कुछ अपवाद अवश्य हैं, ऐसा नहीं कि सभी विद्यालयों में ऐसा ही है, कुछ विद्यालय इसके अपवाद भी हैं, और जो अपवाद हैं वहाँ की संस्थाएं अपने गौरव को बनाए रखने, गुणवत्ता के उच्च मानदंडों को स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं। जहाँ इसे आप स्वीकार कर रहे हैं ईमानदारी से, वहाँ इसका रोल दिखाई पड़ रहा है, वहाँ संस्थाएं बेहतर कर रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी जो व्यवस्था के मुखिया हैं उनसे कि कृपया संस्था के हित में IQAC को जरूर सैद्धांतिक रूप से मजबूत करें और उसकी ज़रूरतों के अनुरूप व्यवस्था उपलब्ध कराएं, तभी वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। अन्यथा सर तो ठीक है, हम लोग कार्यशालाएं करते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, आप ताली भी बजाते रहेंगे, इसका कोई भी व्यवहारिक धरातल पर न तो कोई उपयोग होने वाला है न कोई इसका लाभ मिलने वाला है। अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कुछ बात कड़वी इसलिए हर जगह हो जाती है कि मुझे बड़ी पीड़ा है, और इसलिए पीड़ा है कि मैंने बड़ा परिश्रम किया है, अपनी संस्था के साथ किया है, अपनी नौकरी के साथ किया है, अपने काम को मैंने 100% निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया है, तो मुझे दुख होता है। इसलिए मेरे मुंह से कभी कभी कड़वी बात निकल जाती है, मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक बार फिर महाविद्यालय के प्राचार्य जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे अपने बीच में आने का अवसर दिया, अपने विचार शेयर करने का अवसर दिया, आपको एक बार हृदय से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।